डोडो टीवी। मन भावन, जैसा नाम वैसा गांव। जो लोग यहाँ एक बार आते वो बार बार यहाँ आने के बारे में सोचते, और फिर सोचते भी क्यों ना, मन भावन गांव ही था इतना मन भावन। 1500 की आबादी वाले इस गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना किला था। जो कि अब खंडहर बन चुका था। यह शूटिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी। सरकार का ध्यान ना होने की वजह से यहां कोई टैक्स वगैरह की भी चिंता नहीं थी, और जब चाहे तब शूट भी कर सकते थे। यह किला अंदर से भूल भुलैया की तरह था। अगर कोई अनजान व्यक्ति अंदर खो जाए तो बाहर निकलना मुश्किल था। अमित और अनन्या अपने फोटोग्राफर के साथ यहां प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे। अमित, तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे? आपके लिए तो जन्नत भी ढूंढ ले, ये तो फिर भी किला है। किला या खंडर? देखो, हमारे शहर के सबसे नजदीक यही है। अब इसे किला समझो या खंडर समझो। सर, अच्छी जगह है, आप लोग टचअप कर लीजिए, तब तक मैं लोकेशन सेट करता हूँ। वो लोग रेडी होकर किले में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक बड़ा सा चमगादड़ अनन्या के सर के नजदीक से निकल जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? तू इतनी डरपोक हो? अरे मैडम, चमगादड़ था, ऐसी जगहों पर रहते ही है। अच्छा, यहाँ इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? ये भी चमगादड़ की होगी, साफ सफाई तो होती नहीं है। वो लोग किले के अंदर कुछ दूर चले थे कि नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखी। तो वो लोग नीचे और फिर और नीचे उतर गए। वो जगह बहुत सुंदर थी। अनन्या गोल गोल घूमकर खुश होते हुए बोली, अमित, ये जगह तो बहुत सुंदर है, हम यहाँ करते हैं शूट। ठीक है, पर मैंने सुना है जैसे जैसे और नीचे जाओगे वैसे वैसे और सुंदर लोकेशंस मिलेंगी। शुरू तो करते हैं पहले। वो लोग पोज देने लगते हैं और फोटोग्राफर शूट करना शुरू करता है। तभी एक औरत का साया अनन्या के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फोटोग्राफर चौंक जाता है। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर देखता है तो अनन्या के पीछे कोई नहीं होता। वो फिर जैसे ही कैमरे के ऊपर देखता है तो फिर साया नजर आता है। वो डर जाता है। वह कौन है? कहाँ कौन है? ये जगह जितनी सुंदर है उतनी डरावनी भी। तुम लोग प्लीज डराओ मत। सर, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग किसी और को बुला लो। अरे भाई, तुम्हारा कोई भ्रम वगैरह होगा। ऐसे भी शाम होने वाली है। जल्दी से शूट फिनिश करो और फिर साथ में निकलते हैं। और अगर जाओगे भी तो यहाँ से कोई टैक्सी नहीं मिलेगी इस टाइम तो। फोटोग्राफर ना चाहते हुए भी फिर से कैमरा उठाता है और शूट करने लगता है। जैसे ही वो दोनों पोज देना शुरू करते हैं तो इस बार वो साया अनन्या को भी दिखाई दिया, और वो साया ठीक वैसे ही खड़ा था जैसे अनन्या खड़ी थी, अमित के दूसरी तरफ हाथ में हाथ डाल के। अमित, फोटोग्राफर सही कह रहा है, यहाँ कोई है। क्या?
अनन्या ने अमित का हाथ छोड़ दिया था, पर उस साये ने अभी भी अमित को पकड़ रखा था। फोटोग्राफर डर के मारे वहां से भाग गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पैसे नहीं चाहिए क्या तुम्हें? अमित, यहाँ से चलो, जल्दी चलो। अनन्या पागल हो गई हो क्या? मैं पहले भी आया हूँ और रात भर के लिए यहाँ रुका भी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। अनन्या ने पीछे पलट कर देखा तो अभी भी वो साया अमित का हाथ पकड़े खड़ी थी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? कौन? कहाँ? तभी वो जगह हिलने लगती है। कहीं कहीं से वो खंडर ढहने लगता है और वो साया अब अमित को भी दिखने लगता है। आसपास के कमरों से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। अनन्या अमित को खींचने की कोशिश करती है, पर अमित अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। पूर्वा, तुम? कौन पूर्वा? अमित? हाँ, मैं। तुमने मुझे पहचान लिया? मुझे लगा अपने नई शिकार के सामने मुझे नहीं पहचानने की एक्टिंग करोगे। नई शिकार से मतलब क्या है तुम्हारा? हा 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 हा। अमित, तुमने बताया नहीं इसे मेरे बारे में। तुम तो मर गई थी ना? मैं मर नहीं गई थी, मार दी गई थी। अनन्या शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए बोलती है, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अमित, तुम इसे कैसे जानते हो? मैं अरे ये फट्टू क्या बताएगा, मैं बताती हूँ ना। तुम ऐसे नहीं बोल सकती मेरे अमित को। अब पूर्वा को भी गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से के साथ साथ आंधी तूफान आने लगता है। तुम्हारा अमित, अगर मैं अभी जिंदा होती तो ये मेरा होता। दरअसल ये तो किसी का हो ही नहीं सकता। क्यों अमित? अब अमित पूरी तरह से डर चुका था। वो अनन्या का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ भागा, पर खंडर के ढहने की वजह से जो पत्थर गिरे थे उसकी वजह से सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। देखो, तुम जो कोई भी हो, अमित को माफ कर दो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अमित ऐसा नहीं है। अमित कैसा है यही तो बताने आई हूँ। तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तो तुम्हें इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाने आई हूँ और अपना बदला लेने। मुझे माफ कर दो पूर्वा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें? अनन्या, ये बहुत बड़ा जालसाज है। तुम्हें शादी का झांसा देगा, अपने प्यार में फंसा के किसी से तुम्हारी कीमत वसूल के तुम्हें उसे बेच देगा, है ना अमित? कितने में सौदा किया इस बार? ये क्या बकवास है? अनन्या, आई एम सॉरी। मैं पहले ऐसा करता था पर अब नहीं। जब से तुमसे मिला हूं तब से ये सब बंद कर दिया है। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अमित। कितने ही मासूमों की जिंदगी इसने बर्बाद की है। अगर यह जिंदा बचा तो ना जाने और कितनी लड़कियों का सौदा करेगा। पूर्वा ने गुस्से से छत को देखा और उस खंडर का एक टुकड़ा अमित पर गिरा और वो वहीं ढेर हो गया। मैं मुंडन नहीं करवाऊंगा माँ, स्कूल में दोस्त चिढ़ाएंगे। कराना पड़ेगा बेटा, देख पापा ने भी कराए हैं। कुछ भी हो, मैं नहीं कराऊंगा। गोलू स्कूल के लिए निकल गया। रुको बच्चे, जिंदा रहना है तो मुंडन करवाना होगा। राजगढ़ गांव के ठाकुर साहब का बेटा आज पूरे 4 साल बाद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव लौटा।
उफ, यहाँ कितनी धूल और गर्मी है। निधि प्लीज कुछ दिन मैनेज कर लो ना। स्टेशन से एक महंगी कार उनको ठाकुर साहब के घर ले जाती है। आ गया मेरा शेर, कितना बड़ा हो गया है मेरा राजा बेटा। नमस्ते पापा जी। नमस्ते चाचा नमस्ते जी। चाचा जी। जीते रहो बच्चों, अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो, शाम को चाय पर मिलते हैं। वे दोनों अंदर चले गए। सभी लोग चाय पीते हुए बात करते हैं। पापा, आपने अपना सिर क्यों मुड़ा दिया? हर साल इस गांव में एक मुंडन कार्यक्रम चलता है, सभी गांव वाले अपना मुंडन करवाते हैं। इसकी कोई खास वजह है क्या? एक परंपरा है गांव की, और इस परंपरा के लिए हम बिट्टू का भी मुंडन करवाएंगे। निधि ये बात सुनकर गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। और कुछ देर बाद, नीलेश ये क्या है यार, कितने अच्छे बाल हैं बिट्टू के, मैं इसका मुंडन नहीं होने दूंगी। तुम गुस्सा मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ भी करो, बस एक बात समझ लो, बिट्टू का मुंडन नहीं होगा बस। ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? नीलेश घर से बाहर निकल जाता है और अपने बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए चाहता है। और प्रीतम कैसा है, क्या हाल चाल? यार बढ़िया, तू बता। तो मेरा भी सब बढ़िया ही है। कुछ देर गप्पे लड़ाने के बाद, यार एक बात बता, यहाँ कुछ लोगों ने अपने सिर को ढक कर क्यों रखा हुआ है? यार क्या बताओ, अजीब ही घटनाएं हो रही हैं। एक बरगद का पेड़ है, उसके पास जो भी आदमी गुजरता है आधा कच्चा हो जाता है। तो इसीलिए मेरे पिता मुंडन की बात पर अड़े हैं। इस समस्या का लेकिन हल तो ढूंढना होगा। गांव के बाहर एक बाबा रहते हैं, शायद वो कुछ समाधान कर सके। नीलेश उन बाबा की खोज में निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। नमस्ते बाबा। कौन हो तुम, किस लिए आए हो? नीलेश बाबा को बरगद के पेड़ की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताता है। ये बरगद का पेड़ शापित है, इसमें भूत का वास है। ये कैसे संभव है? लोग तो इसकी पूजा करते थे। ये संभव है क्योंकि भगवान कभी किसी को परेशान नहीं करते। ये काम भूत का है। काफी समय पहले गांव में ही एक आदमी ने इस पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी, और उसी दिन से ये पेड़ शापित हो गया। पास ही बैठे ताश खेल रहे लोग ये बात सुनकर हंसने लगे। उनमें से एक बोला, बाबा, कहाँ इस बाबा की बातों में पड़े हो? ये तो कुछ भी बकता है। अपनी समस्या सुलझानी है तो तांत्रिक कप्पाला के पास जाओ। नीलेश उन सभी की बात मानकर तांत्रिक की खोज में निकल पड़ा। आधी रात का समय और घना जंगल, बहुत ही भयानक माहौल। लेकिन नीलेश बढ़ता गया। तभी अचानक, अरे ये मेरे पैरों को किसने जकड़ लिया? नीलेश कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके पैरों को किसी मजबूत चीज ने जकड़ लिया था और अपनी ओर खींचने लगी। नीलेश पीछे मुड़ता है और सामने बरगद की जड़ों को देखकर भयभीत हो गया। लेकिन जैसे तैसे खुद को उन जड़ों से जान छुड़ाकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक विशाल गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में फिसलता हुआ सीधे एक भयावह गुफा में पहुंच गया, जहां एक भयंकर तांत्रिक बैठा है। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? गांव में बरगद का पेड़। समझ गया तेरी समस्या। चिंता मत कर, समाधान हो जाएगा, लेकिन कीमत ज्यादा देनी होगी। मैं तैयार हूं। ये गांव वाले पागल हैं, कुछ भ्रम पाल कर बैठे हैं। इन्हें मूर्ख बनाकर पैसा नहीं सकता। तांत्रिक अपनी योजना बनाने लगा और नीलेश वहीं जंगल में बैठकर सोचने लगता है, क्या इस तरह गांव वालों की इच्छा के बिना तांत्रिक को बुलाना ठीक होगा? मुझे एक बार गांव के लोगों से इस बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। सुबह होते ही नीलेश गांव वालों से बात करने
जैसे ही गांव में जाता है वो गांव का नजारा देखकर हैरान हो गया। क्या हुआ चचा? गांव के कुछ खेत और कुछ घर जल गए, कुछ लोगों के मुंडन भी हो गए हैं। नीलेश ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, तुरंत अपने घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर, निधि तुम ठीक तो हो? और बिट्टू कहाँ है? यहीं बाहर खेल रहा होगा। क्यों, क्या हुआ? बिट्टू को ढूंढो और घर में ही रहना, बाहर खतरा है। लेकिन हुआ क्या और तुम इतने परेशान क्यों हो? नीलेश निधि को पूरी घटना बता देता है। ये क्या हो गया नीलेश? अब ये सब कैसे सुलझेगा? मैं कुछ कोशिश करूंगा, तुम बिट्टू को ढूंढो जल्दी। निधि अपने बच्चे को ढूंढने में लग गई और दूसरी तरफ नीलेश बाबा को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। बाबा, हमारे गांव को बचा लो। ये मुसीबत तुमने खड़ी की है, तुम्हें उस तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए था। अब तुम्हारी गलती का हर्जाना सारे गांव को भुगतना पड़ेगा। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप कुछ भी करके हमारे गांव को बचा लीजिए ना बाबा। नीलेश बाबा को गांव में लेकर पहुंचता है, लेकिन तब तक वो तांत्रिक अपना पूरा पाखंड फैलाकर बरगद के पेड़ पर कुछ तंत्र साधना करने में लग गया था। तुझे बाहर आना ही होगा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। कबाला, ये सब मत करो, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। कबाला को मार सके ऐसा भूत पैदा नहीं हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ से भूत प्रकट हो जाता है। गांव वाले सहम गए। तूने यहां आकर अच्छा नहीं किया, और तूने मेरे सामने आकर अच्छा नहीं किया। मुझे मारने के लिए इसे लाए हो, ये तो गया। भूत और तांत्रिक के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। तांत्रिक अपने मंत्र और तंत्र फूंक रहा था और भूत भी अपनी शक्तियों से तांत्रिक पर वार कर रहा था। कुछ ही देर में भूत की एक शक्ति तांत्रिक के सीने में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। भूत ने तांत्रिक को पकड़कर आधा गंजा कर दिया। नीलेश, तू लेकर आया था ना इस तांत्रिक को, देख क्या हासिल हुआ इसका। तुझे इस गलती की सजा मिलेगी। ये कहकर भूत बिट्टू को प्रकट करता है। बिट्टू पेड़ से लटका हुआ रो रहा था। अब इस बच्चे को मैं अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जो भी सजा देनी है मुझे दो। लेकिन भूत बिट्टू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किशन, मैं जानता हूं तुम्हें। गांव के सभी लोग ये सुनकर अचंभित रह जाते हैं। बाबा, ये किशन कौन है? यही है किशन। बेचारा पास ही के गांव का किसान था। एक रात फसल बेचकर इस गांव से गुजरता था, तभी कुछ लुटेरों ने उसका सारा धन लूट लिया। मैं ये बात सालों से चीख चीख कर कह रहा हूं, लेकिन ये गांव वाले मुझे पागल समझते रहे। ये कहानी सुनकर पूरा गांव शांत था। सबके सिर झुक गए। अब भूत भी भावुक होकर कहने लगा, उन लुटेरों ने मेरा सिर मोड़ दिया और चाकू से कई वार किए। रात के अंधेरे में उन लुटेरों को पहचान नहीं पाया। इस गांव के लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे घायल और भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। मैं यही पेड़ के नीचे तड़प तड़प कर मर गया। सारा गांव उदास था, अपने किए पर पछतावा कर रहा था। लेकिन मेरी आत्मा भटक गई और मैं भूत बन गया। उसी दिन से मैंने कसम खाई कि लुटेरों को तो मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन किसी गांव वाले को चैन से नहीं रहने दूंगा। तभी से बरगद के पेड़ के पास से गुजरने वाले हर गांव का आधा मुंडन कर दिया करता। ये बात सुनकर सभी चौंक गए। लेकिन हमारे ही क्यों?
क्योंकि तूने उस तांत्रिक को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तेरे बेटे को तुझसे छीनकर तुझे सजा दूंगा। तभी ठाकुर वहां आ गया और बोला, मेरे पोते को छोड़ दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन गलती तो मेरी थी पापा, आप क्यों माफी मांग रहे हो? बेटा मैं पापी हूँ, वो लुटेरा मैं ही हूँ। मैंने ही अपने साथियों के साथ उस रात किशन को लूटा था। सभी गांव वाले ये बात सुनकर एकदम दंग रह गए। लेकिन मुझे अब उस पाप का एहसास हो चुका है बेटा। जो सजा देना चाहो मुझे, मैं तैयार हूँ। सजा तो मिलेगी ठाकुर, तुम्हें भी और तुम्हारे साथियों को भी, ताकि भविष्य में कभी कोई और ऐसा ना करे। ये कहकर भूत ठाकुर और उसके साथियों को उसी बरगद के पेड़ से लटकाकर मौत के घाट उतार देता है। और अब मेरा बदला पूरा हुआ और मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। भूत चला गया और माहौल एकदम शांत। नीलेश और निधि शहर वापस लौट गए। लेकिन आज भी इस गांव के लोग हर वर्ष किशन की याद में अपना सर मुंडवाते हैं। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। अच्छा, अब क्या ख्याल है? सर्दियों का मौसम था और मनाली में होती बर्फबारी का आनंद लेने के लिए एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा। इंदौर के रहने वाले इस कपल के बीच बहुत प्यार था। कितना मजा आ रहा है ना सिमरन, है ना? तुम्हें काम से फुर्सत कहाँ मिलती है? मैं तो कब से कह रही थी कहीं घूम कर आते हैं। एक दूसरे पर बर्फ फेंकते थोड़ी देर। मैं तो थक गई यार, चलो होटल वापस चलते हैं। मैं भी थक गया और भूख भी लग रही है। दोनों होटल आ जाते हैं। लिफ्ट में उन्हें एक सुंदर लड़की मिलती है। राहुल और सिमरन दोनों उस लड़की को बहुत गौर से देख रहे थे। कुछ ही देर में वे दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। वो लिफ्ट वाली लड़की तो कितनी सुंदर थी ना, है ना? हाँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। लेकिन मुझे उस लड़की को देखकर किसी की याद आती है। किसकी याद? सिमरन शीशे के सामने बैठकर अपना मेकअप ठीक करते करते, एक बहुत सुंदर लड़की की। बात कुछ साल पहले की है। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर था, जहाँ मेरी माँ का बचपन गुजरा। इसी शहर में रहने वाले एक लड़के का नाम था विक्की। भाई लगता है यार मैं ना सिंगल ही रहूंगा। अरे पगले, दिल जोड़ा ना कर, तेरा भाई है ना। तू क्या करेगा? तू बनेगा क्या मेरी गर्लफ्रेंड? ओह नो, मैं नहीं। ये देख, ये आप करेगा। या ना तेरा भी मैच किसी ना किसी लड़की के साथ हो ही जाएगा। दोस्त की बात मानकर विक्की ने ऐप डाउनलोड कर लिया और 2 दिन बाद ही उसका मैच बहुत ही सुंदर लड़की से हुआ। भाई मैच हो गया, ढेर सारी बातें भी हुई। कल हम दोनों ने मिलने का प्लान भी बनाया है। शानदार यार, अब तू भी कमिटेड बॉयज क्लब में शामिल हो गया है। विक्की बहुत एक्साइटेड था। वो उस लड़की से मिलने गया। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर दोनों विक्की के फार्म हाउस के लिए निकल गए। तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे मिलूंगा। तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। फार्म हाउस की खिड़की से वे दोनों हक करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय रुककर एक जोरदार चीख। अगली सुबह विक्की की लाश फार्म हाउस से बाहर निकाली गई। पुलिस ने इस लड़की को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उस शहर में इसी तरह से 2 महीने में 28 मौतें हुई। शहर में चारों तरफ एक खौफ था। लड़कों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। फिर एक दिन, देख भाई, मेरा मैच आया। कितनी सुंदर है लड़की। हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया।
रोहन, शहर में एक डायन का आतंक है जो ऐसे ही लड़कों को फंसाकर मार डालती है। तू बच जा भाई। भाई, इतनी मुश्किल से तो तेरे भाई को ना किसी ने आई लव यू कहा है, और तू? और वैसे भी ये सब अफवाह ना मैं नहीं मानता। रोहन उस लड़की से मिलने गया। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकी। तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम साथ होंगे। दोनों हक करते हैं और तभी उस लड़की का चेहरा भयानक रूप ले लेता है। कौन है तुम? जैसे ही वो डायन रोहन पर बात करने वाली थी, तभी रोहन का दोस्त एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। रोहन, पीछे हट जाओ। जादू टोने से डायन को काबू में कर लेता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। इस डायन ने सैकड़ों लड़कों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन याद रहे, ये कील जिस दिन निकल गई, तबाही होगी, तबाही। अच्छी कारी है। लगता है तुम्हें उस लिफ्ट वाली सुंदर लड़की से जलन होने लगी है, इसीलिए तुम ऐसी ना मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। नहीं यार, ये कहानी उतनी ही सच्ची है जितनी सच्ची मैं। राहुल होटल के कमरे में खाना मंगाता है। राहुल खाने लगता है और पूछता है, फिर क्या हुआ उस लड़की का? फिर काफी साल बीत गए। उस शहर के लोग उस लड़की को भूल गए, लेकिन ये कहानियां अभी भी बच्चे बच्चे को पता है। अभी 2 साल पहले इंदौर के पास कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई। तुमने जरूर सुना होगा, कहते हैं तांत्रिक द्वारा गाड़ी गई कील किसी तरह से निकल गई। ऐसा कैसे हुआ? फिर क्या हुआ? तुम्हें गोलू याद है, जो शर्मा जी के घर पर किराए पे रहता था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट? हाँ, अच्छा लड़का था, लेकिन काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया, है ना? दिखेगा कैसे, उसकी मौत हो चुकी है। आया था एक दिन मेरे पास, बहुत खुश था। दीदी, मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़की से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ? तुम दोनों शादी कर रहे हो? नहीं दीदी, शादी अभी नहीं, लेकिन हमने साथ में शिमला मनाली घूमने का प्लान बनाया है। आज निकल रहे। वाओ, दैट्स ग्रेट। खूब एंजॉय करना। बेचारा फिर कभी नहीं लौटा। उस डायन ने बेरहमी से गोलू को मार डाला। संभालो खुद को। मुझे भी दुख है उसकी मौत का। भला लड़का था। मुझे सिर्फ गोलू की ही नहीं, सभी लड़कों की मौत का दुख है। खैर छोड़ो ये सब, अपना मूड ठीक करो। हाँ, चलो कई बार घूम के आते हैं। सिमरन और राहुल इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन कमरे से निकलते ही लिफ्ट में फिर वही लड़की। राहुल उस लड़की को देखकर थोड़ा सहम गया। सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या है वो खुशखबरी? मेरे मॉम डैड ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सच में बहुत अच्छी खबर है। चलो कुछ मीठा खाते हैं। इस ट्रिप से लौटते ही ना, मैं सबसे पहले तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। दोनों कुछ देर बाहर वक्त गुजारने के बाद वापस अपने कमरे की तरफ लौट रहे थे। लिफ्ट में अंदर जाते ही वो लड़की फिर से दिखाई देती। उस लड़की को देखकर राहुल को पसीना आने लगा। जैसे तैसे लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंची और राहुल और सिमरन तेजी से भागते हुए कमरे में घुसकर दरवाजे को बंद करते थे। ये लड़की बार बार क्यों मिल रही है? कहीं वही तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। राहुल, काम डाउन। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक हो। सिमरन, जितनी बार भी हम कमरे से बाहर थे, हर बार मिली है वो। ये इत्तेफाक नहीं होता। तुम्हारी कहानी वाली लड़की का फिर क्या हुआ? क्या वो पकड़ी गई? पता नहीं, काफी समय से कोई मामला सामने नहीं आया। शायद किसी तांत्रिक ने वह कील उसके सिर में फिर गाड़ दी होगी, या क्या पता अभी भी किसी शिकार की तलाश में हो।
जैसे तैसे सिमरन राहुल को शांत करती है। राहुल कुछ देर शांत होकर लेट गया और सिमरन उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। तुम आराम करो, मैं ये मेकअप उतार लेती हूँ। लाओ, ये मैं करता हूँ। अच्छा जी, ये मेहरबानी क्यों? हम तो हमेशा आप ही की खिदमत में हैं, जनाब। मस्का। मेकअप साफ करते हुए, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। जी करता है इन्हीं में खो जाऊं। बालों में कंघी घुमाते हुए, तुम्हारे बाल एकदम रेशमी। कहते कहते राहुल कंघा सिमरन के बालों में चला रहा है, तभी कंघा बालों में फंस गया और जोर लगाने पर कील निकल पड़ी। वो फिर लौट आई